कांग्रेस एनसीपी की मीटिंग जारी है। कई बड़े लीडरान मीटिंग में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी और वजारत के कलमदान के बंटवारे के हवाले से और हुकूमत साजी की बात के लिए लाहेमल से मुतल्लिक बातचीत हो रही है। एनसीपी लीडर अजित पवार, धनंजय मुंडे और दिलीप पाटिल मीटिंग में मौजूद हैं। कांग्रेस के मानिक राव, पृथ्वीराज चौहान और विजय वेडेट्टीवार भी मीटिंग में हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के तीन अरकान असेंबली भी मीटिंग में शरीक है और समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी भी मौजूद हैं। और शिवसेना अरकान असेंबली की मीटिंग जारी है। मीटिंग के बाद अरकान असेंबली को खुफिया जगह मुंतकिल करने की खबर है। मुंबई से बाहर न जाने की अरकान असेंबली को हिदायत दी गई है। शिवसेना के सभी अरकान एक साथ एक जगह पर रहेंगे। जराये के हवाले से यह खबर आ रही है कि किसी भी वक्त शिवसेना हुकूमत साजी के लिए दावेदारी पेश कर सकती है। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया है। 50-50 के फार्मूले पर बीजेपी ने झूठ बोला है। और हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से तकरीबन सब कुछ तय है, लेकिन दोबारा फिर से अपने सांसदों को, अपने एमएलएस को जो है होटल में रखा जा रहा है, क्या अभी भी डर है कि कुछ खींचतान हो सकती है? देखिए, जब तक सरकार बन नहीं जाती, राज्यपाल के सामने हस्ताक्षर किए हुए विधायकों के पत्र, समर्थन पत्र पहुंच नहीं जाते, या अगर परेड कराने की बात आती है, जब तक परेड नहीं हो जाती विधायकों की, तब तक जो है ये ऐसे ही होटल में रहेंगे। ऐसा निर्देश जो है विधायकों को दिया गया है। अभी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि कांग्रेस एनसीपी की जो उनके सहयोगियों के साथ बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है और सभी सहयोगी दलों ने एक मत से ये स्वीकार किया है कि बीजेपी को अगर सत्ता से दूर रखना है तो ये फॉर्मूला उन्हें मंजूर है। और सभी सहयोगी दलों को यह भी कहा गया है कि देर रात तक या कल सुबह तक अगर कोई भी एजेंडा जो है आपको ऐड करना है, यानी आप लोगों की अगर कुछ और मांग हो सकती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, तो वो अपनी मांग आप लोग आज रात तक या कल सुबह तक बता दीजिए, ताकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बना है उस एजेंडे में जो है उस चीजों को ऐड किया जा सके। यानी कांग्रेस और एनसीपी के साथ जितने भी मित्र पक्ष हैं, सभी ने जो है शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार बनने को हामी दे दी है। अब जो है अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अविनाश पांडे ये कुछ ही देर में जो है विधान भवन पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में जो अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट, मानिक राव ठाकरे भी मौजूद होंगे। और जब अहमद पटेल की इन सभी नेताओं के साथ चर्चा हो जाएगी, उसके बाद से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की चर्चा जो है होगी। लगभग ये बताया जा रहा है 4 से 5 बजे के बीच में जो है यह शिवसेना के साथ चर्चा होने वाली है। जी अमित राय, जिस तरह से सभी गुट एकजुट हो चुके हैं, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसा कि आपने कहा कि शाम तक और चीजें ऐड होंगी, हो सकती हैं, तो ये इम्कानात अभी खुले रखे गए हैं। यानी साफ दिल से एक तरह से किसी हालत में बीजेपी को रोकना ही इनका अहम मकसद है और शिवसेना अपनी शर्त पर जो है एक तरह से पूरी उतरती नजर आ रही है कांग्रेस और एनसीपी के साथ। यानी दरवाजा खुला रखा है शिवसेना ने एक तरह से। देखिए, शिवसेना ने जब अभी अपने विधायकों के साथ बैठक की तो उन विधायकों को साफ तौर पे बताया गया कि ये जो परिस्थिति अभी निर्माण हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदार बीजेपी है और सत्ता स्थापित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की तरफ से कोई फोन नहीं आया है। वो दूसरे राज्यों में दूसरी विचारधाराओं के लोगों के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन अपने पक्ष यानी शिवसेना के साथ उन्होंने अन्याय किया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बात है कि शिवसेना विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने और दूसरी पसंद उनकी यह है कि एकनाथ शिंदे जो विधायक दल के नेता है वो मुख्यमंत्री बने। वहीं अभी जो है कांग्रेस एनसीपी की बैठक खत्म हुई है और सभी लोगों का साफ तौर पे एक मत से कहना है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए यह स्टेप उठाना बहुत ही जरूरी है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर कुछ चीजों की मांग सहयोगी पार्टियां करती हैं तो उस पर भी विचार विमर्श कल सुबह तक किया जा सकता है। और उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में जो है सत्ता का निर्माण हो सकता है, यानी हम दावा पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। शिवसेना पूरी तरह से जो है एक तरह से मजबूत हो चुकी है। जैसा कि उद्धव ठाकरे के हवाले से बात आ रही है कि 1-2-3 दिन में महाराष्ट्र में सरकार के लिए दावेदारी शिवसेना की जानिब से पेश की जा सकती है। सब कुछ तय है, सब कुछ सेटअप है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच।
आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में सरकार एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी अपना दावा पूरा करेगी, इन सब के दरमियान मुस्लिम हलकों में सियासत करने वाले लीडरान और मुस्लिम लीडरान का क्या कहना है, कौन सी सरकार अक़लियतों के हक में बेहतर होगी, इस मामले पर बात की हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक ने महाराष्ट्र के सीनियर लीडर अली अशरफ से। नुमाइंदों में, मुस्लिम लीडरान में और मुस्लिम वोटर्स में, अक़लियती तबके में क्या माहौल है कि कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ जाती है तो मुसलमानों का क्या रुझान है, इसके लिए हम बात करेंगे महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के साबिक रुकन रहे हैं सैयद अली अशरफ साहब से कि मुसलमानों में महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है एनसीपी की शिवसेना के साथ, यहाँ पे क्या लोगों में रुझान पाया जाता है। देखिए, मुस्लिम हलकों में तो एक साफ सा नज़रिया है कि बीजेपी को गिराइए, शिवसेना के साथ बनाइए या किसी के भी साथ बनाइए, लेकिन बस बीजेपी को गिराइए। इस तरीके का माहौल पूरे माइनॉरिटीज़ के अंदर है और लोग चाह रहे हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती है शिवसेना की, कांग्रेस की, इसमें मुस्लिम मसाइल को लेकर क्या, जैसे महाराष्ट्र में औकाफ का मसला चल रहा है, बहुत सारे मुस्लिम इश्यूज हैं, तो मुसलमानों के भी सरकार में मुस्लिम लीडरों को भी जगह मिलेगी और मुस्लिम मसाइल हल होने की तवक्को है, चूँकि शिवसेना भी साथ में है, इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं ये शक भी पाया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार हमारे पवार साहब बना रहे हैं तो इसमें हर तबके फ़िक्र को अपनी जगह का एक रोल वो करेंगे। इसीलिए सरकार बनने में देरी हुई है। उसका कारण यही है कि हर चीज़ को नाप तोल के, ताकि पूरे 5 साल तक कोई इश्यूज़ के ऊपर ऐसा ना हो कि हम आपस में कहीं ना कहीं एक तबका, एक समाज कहीं रुक गया तरक्की से। तो इस तरीके की पूरी वो करने के बाद ही ये सरकार बनेगी। तो ये थे मुमरा के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ साहब। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में सरकार बनती है तो उसमें मुस्लिम नुमाइंदों को क्या रोल मिलता है और वो मुस्लिम हलकों से मसाइल हल करने में कितने कामयाब होते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनवारुल हक, न्यूज़ 18 उर्दू, मुमरा। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने इलेक्टोरल बॉन्ड और एनआरसी मामले पर बीजेपी पर सख्त तनकीद की। तारिक अनवर ने कहा कि मरकजी हुकूमत लोगों का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस जो है वो संसद में आक्रामक है। आज गांधी स्टैच्यू के पास भी कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया था तो उस समय तत्काल जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने यही तर्क दिया था लोकसभा में कि जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, जो काला धन है, जो चुनाव में खर्च होता है, उसको रोकने के लिए ये नया एक तरीका अपनाया जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए उस पर नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये भी पता चल रहा है कि उस समय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका विरोध किया था और कहा था कि इससे काले धन के बढ़ने की आशा है, उम्मीद की जाती है। उस समय जो चुनाव आयोग है उसने भी उसका विरोध किया था। लेकिन तमाम विरोधों को अलग थलग करके सरकार ने एक फैसला लिया कि नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हमने फैसला लिया वो सही लिया है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बुनियाद पर जो हज़ारों करोड़ रुपया कलेक्ट किया है और जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया है, अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि इसका विरोध किया जाए, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य कुछ और था। बात तो कही गई थी कि ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के पीछे, पर्दे के पीछे और कुछ हो रहा है। सर, राज्य सरकार यूपी में जो लॉ आयोग है उसने जो है एक धर्म परिवर्तन को लेकर अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंपी है और जल्द ही राज्य सरकार इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी। क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार और चाहे भारतीय जनता पार्टी कहिए, ये इन्हीं चीज़ों में देश को उलझा कर रखना चाहती है। चाहे एनआरसी है, चाहे धर्म परिवर्तन है,
गौ हत्या है, और ये ताकि जो मूल समस्या देश के सामने है, आज बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और उसके साथ साथ किसानों की समस्या है, आज जो आर्थिक मंदी है, उन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए समय समय पर एक नॉन इशू को लाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है, और उससे ताकि लोग भावुक हो जाए, लोग जो असली बात है, जो बुनियादी सवाल है, उसको लोग भूल जाए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पानी के हवाले से दिल्ली के आवाम को तोहफा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पानी भी और भी सस्ता होगा और नया कनेक्शन भी सस्ता होगा, साथ ही गंदे पानी को साफ कराया जाएगा। बहुत बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो मेरी समझ से दिल्ली में पानी के सेक्टर में और सीवर के सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित होंगे। अभी तक क्या होता था कि हम किसी भी इलाके में नई पानी की पाइपलाइन लगाते थे, नई सीवर की पाइपलाइन डालते थे, और वहाँ पे लोग पानी का कनेक्शन नहीं लेते थे, जबकि जब तक हम पानी की पाइपलाइन डालते हैं तब तक लोग आके हमारे पास डिमांड करते हैं, जी हमारे एरिया में पानी की पाइपलाइन नहीं है, टैंकर से पानी आता है, पाइपलाइन डाल दीजिए, जल्दी पाइपलाइन डाल दीजिए, पानी नहीं आता। और जब पाइपलाइन डाल दी जाए तो लोग कनेक्शन नहीं लेते हैं। कनेक्शन ना लेने का सबसे बड़ा कारण ये होता था कि जो डेवलपमेंट चार्जेस थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि उसको भर पाने में बहुत सारे लोग असक्षम थे, भरना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से पानी की पाइपलाइन डलने के बाद लोग उसमें इलीगल तरीके से कनेक्शन डाल लेते थे, पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन पानी का फॉर्मल कनेक्शन नहीं लेते थे। इसकी वजह से जब आप देखेंगे तो दिल्ली उन शहरों में आता है जो जहां पे हमारा NRW अनअकाउंटेड वाटर ये बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोग कनेक्शन नहीं लेते, पानी की पाइपलाइन हमने डाल दी और उसके अंदर डंडी मार के और वो पानी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तो पहले 500 रुपये मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते थे, उसको हमने घटा के 100 रुपये मीटर किया, लेकिन हमने अब रियलाइज किया है कि 100 रुपये मीटर के बावजूद भी बहुत ज्यादा चार्जेस बन रहे हैं। BHU में तलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाज का आज 16वां दिन है। ये तलबा लगातार फिरोज खान की तकरीर को लेकर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि आज एहतजाज खत्म हो जाए। इस सिलसिले में 11 बजे मीटिंग भी हुई थी, पर इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तलबा का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा भरोसा नहीं दिलाया जाता उनका एहतजाज जारी रहेगा। अभी हम बात नहीं करना चाहते, हम लोग का धरना चल रहा है, हमारे जो और भी मित्र हैं उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे आपको। तो 11 बजे के बाद आप लोग मीटिंग वोटिंग हम लोग का सब अंदरूनी रूप से चल रहा है, जैसे लोगों का अंदरूनी रूप से आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलेगा, आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी है। जब तक एक निश्चित निर्णय नहीं आ जाता है, छात्र तब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि फैसला हमारे हित में है या अहित में है। देखिए वक्त आ गया है और एक चूंकि प्रशासन और छात्रों के बीच में एक संशयात्मक स्थिति बनी हुई है कि क्या निष्कर्ष है। एक निष्कर्ष की स्थिति पर आने पे हम स्वतः आंदोलन को समाप्त करेंगे। कोई स्वेच्छा से या शौकवश आंदोलन नहीं करता है। 9-11 होने वाले लोग नहीं है। जब तक हमें कोई ठोस निर्णय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। भोपाल का 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा दरस कुरान के साथ शुरू हो गया है। आलमी इज्तिमा के लिए भोपाल के ईंटखेड़ी में 350 एकड़ जमीन पर इज्तिमा का इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी के लिए 3500 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इज्तिमागाह में 4 एम्बुलेंस के साथ 10 बेड के अस्पताल का भी इंतजाम है। सीएम कमलनाथ 24 नवंबर को इज्तिमा में शिरकत करेंगे। 25 नवंबर को दुआ के बाद इज्तिमा का अख्ताम होगा। भोपाल का 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा दरस कुरान के साथ शुरू हो गया। आलमी इज्तिमा के लिए भोपाल के ईंटखेड़ी में खास इंतजाम किए गए हैं। आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 790 जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। पेश खास रिपोर्ट।
भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा अपनी इनफरादियत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। यूँ तो इज्तिमा मुल्क के बहुत से शहरों में होते हैं, लेकिन भोपाल के इज्तिमा की इनफरादियत ये है कि ये इज्तिमा 71 सालों से तसलसल के साथ मुनाकिद किया जा रहा है। इस साल 72वां आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद किया गया है, जो 4 रोजा होगा। हालांकि इससे कबल आलमी इज्तिमा सहरोजा ही होता था। गुज़िश्ता साल आलमी इज्तिमा का 4 रोजा इनेकाद का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन असम्बली इंतखाबात और ज़ाब्ते अखलाक के नफाज के सबब इज्तिमा 3 रोज में ही इख्तिताम पजीर हो गया था। 72वां आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज सुबह नमाज फज्र के बाद दरस कुरान के साथ शुरू हुआ है। इसमें अभी तक हमारे पास 35 मुल्कों के जमातियों का आने की इत्तला है, और कल तक कितनी आएंगी उसको पता चलेगा कल। और निकाह जुमे के दिन हो रहा है हमारे यहाँ पहले दिन, और 300 निकाह का रजिस्ट्रेशन हो गए हैं हमारे पास। सब ये कज़ियात से करवा के लाते हैं, खाली हमें इत्तला देते हैं। इसके बाद निकाह जुमे के दिन असर के बाद होंगे, और बस। भोपाल के 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा का इंतजाम गुज़िश्ता साल के मुकाबले बड़े पैमाने पर किया गया है। इस साल आलमी इज्तिमा के लिए 70 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर टेंट लगाया गया है। वहीं 250 एकड़ जमीन पर पार्किंग, खाने के लिए 40 जोन, वुजू के लिए 70,000 नल कनेक्शन, पानी की फराहमी के लिए 40 ट्यूबवेल और 500 पानी की टैंकों का इंतजाम किया गया है। 3,500 पुलिस एहलकारों के साथ 10,000 वॉलंटियर और CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। सिक्योरिटी इंतजामात के ताल्लुक से इंतजामिया के अफसरान कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। फाइनल व्यू होती है और उस गैदरिंग में सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित रहें, लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिलें। उसमें इज्तिमा समिति के साथ मिल के हम लोग जो कार्य करते हैं, ताकि जो व्यक्ति यहाँ पे आए उसको बहुत अच्छा एहसास हो। बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट, और जैसा DIG साहब ने भी बताया कि सारे पुलिस बल यहाँ पे रहेगा। कोशिश ये है कि पार्किंग स्थल पे लोग जो है मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के लगा पाएँ, वहाँ पे गाड़ियाँ जो है सीक्वेंस में लगी रहें। लोग यहाँ पे आएँ। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने BDDS टीम्स वगैरह डिप्लॉय की रखी है। होटल लॉज ढाबों की लगातार जो है चेकिंग्स चल रही है। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड्स की चल रही है, टैक्सी स्टैंड्स की चल रही है। आउटर जो ज़िले के नाके हैं वहाँ पे बल को इन्हांस किया गया है। इंटरनल जो है उसके भी चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो है कमेटी के साथ मिल करके जो लोगों के वेरिफिकेशन का काम वो भी लगातार चल रहा है। भोपाल का आलमी इज्तिमा डिजिटल होने के साथ जीरो वेस्ट और ग्रीन व क्लीन इज्तिमा के साथ शुरू किया गया है। इज्तिमा का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है, ताकि अपने रब को पहचान सके और गहवाराए अमन बन सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। और इस तबलीगी इज्तिमा में हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने जायजा लिया कि किस तरह की वहां पर जो है सूरत हाल है और क्या कुछ तबलीगी जमात में हो रहा है। आइए देखते हैं। भोपाल का 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया है। आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क और बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर क्या खास इंतजाम किया गया और जो यहाँ पर लोग खिदमत कर रहे हैं उनको किस तरह की रूहानी खुशी हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आपका नाम? अरहमुद्दीन खान। और हम यहाँ पर जो है किस लिए आए हैं? हम खिदमत के लिए आए हैं यहाँ पर, ताकि जो लोग आते हैं उनके लिए वो सामान चल रखे हैं ट्रकों में, ट्रक वाले भी आते हैं और बहुत से लोग भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं खिदमत के लिए। तो ऐसे इसलिए मैं भी आता हूँ खिदमत के लिए, सवाब के लिए। भोपाल के इज्तिमा में क्या खास नजर आता है? भोपाल का इज्तिमा माशाल्लाह मैं करीब 20 साल से यहाँ पर इज्तिमा में शिरकत करने के लिहाज से भी, मेरे अखबारी काम से भी आता रहा हूँ, और 15 साल से लगातार यहाँ भोपाल में मैं इस इज्तिमा को देख रहा हूँ। तो जो यहाँ का एक नूरानी दिन होते हैं यहाँ के, जो अभी तक 3 दिन होते थे अब 4 दिन होने लगे हैं, लेकिन इन 4 दिनों में लोगों की हालत ये देखी मैंने कि लोग अपने आप को भूल गए हैं। बाजार सूने होते जा रहे हैं। मस्जिदों में, यहाँ की लोकल जो मस्जिदें हैं उनमें नमाजियों की तादाद कम होती जा रही है। वजह यह है कि सीधे सारे लोग अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लिए हैं इज्तिमा गाह में, और उन्हें लग रहा है कि सारी जो भी रहमतें हैं अल्लाह ताला की वो वहीं बरस रही हैं, वो वहीं नूर मिलेगा, वहीं से आगे ज़िंदगी का सबक मिलेगा, वहीं की जिंदगी का सबक मिलेगा। और यही वजह है कि जो है बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब लोग जो है इज्तिमा गाह में जाकर कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और खिदमत को करना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद ओजान। यहाँ पर क्या सीखने के लिए आते हैं? यहाँ हम दीन सीखने के लिए आते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे जो बाहर से साथी आते हैं हम उनकी खिदमत करें। थोड़ा बहुत हमें ये भी पता चलता है
कि अच्छे तरीके से उनका सम्मान करें और अच्छे तरीके से उनको ट्रक में बिठा के उधर पुचा इटखेड़ी दुआ होती है। यहाँ भी करते हैं, स्टेशन पे इटखेड़ी जाके भी खिदमत करते हैं और अपने यहाँ से जो बनता है साथियों से वो सब खिदमत में माशाल्लाह, चाहे छोटे हो या बड़े हो बुजुर्ग हो, सब माशाल्लाह लगे रहते हैं यहाँ पे। इज्तिमा इस तरह से लगता है कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, भोपाल वालों पर इसे आप कह सकते हैं कि अल्लाह की खास रहमत है कि ये 72 साल, हालांकि भोपाल की अगर हम बात करें तो 84 में एक ऐसा वक्त भी आया था कि भोपाल में गैस आने हुआ था और एक रात की अगर हम बात करें जहाँ पर 15,000 लोगों की से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 5,74,000 लोग आज भी गैस से जो है मुतासिर हैं। लेकिन इसके बाद ये भोपाल वालों की क्या हौसला है, उनकी हिम्मत है कि इस इज्तिमा का साल भर इंतजार करते हैं और उनको इस बात की खुशी रहती है कि अल्लाह के जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको खुशअसलूबी के साथ जो खंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल करें और इस्तकबाल करके इज्तिमा गाह में पहुँचाएं। और इज्तिमा गाह में जो नूरानी महफिल होती है, उलमाए दीन के जो बयान होते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उसको सुने और अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर कर सकें। कैमरामैन शेख अफजल के साथ मेहताब आलम, भोपाल। साबिक मरकजी वजीर रेलवे सीके जाफर शरीफ की पहली बरसी बेंगलुरु में मनाई गई। पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत कई अहम लीडरों ने बजरिए खत और ईमेल जाफर शरीफ को खराज अक़ीदत पेश किया है। बेंगलुरु के कोल्स पार्क में मौजूद उनकी रिहाइशगाह पर फातिहा ख्वानी की तकरीब मुनक्किद हुई। इसके बाद कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के कई लीडरों ने जाफर शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। पूरे हिंदुस्तान से अभी भी फ़ोन आते हैं। आज सोनिया गांधी जी ने भी चिट्ठी भेजी है कि जाफर शरीफ साहब एक बहुत ही पेट्रियाटिक इंसान और बहुत सेक्युलर इंसान थे। BBMP में एक रेजोल्यूशन हुआ, वो रेलवे स्टेशन में, मतलब कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का नाम जाफर शरीफ साहब के नाम पर रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में अप्रूव करके उसको सेंट्रल को भेजना है। हमें आज तक दूसरा जाफर शरीफ साहब तो नहीं मिले हमारे को। कौम भी यतीम है, एक अच्छा नेक इंसान, एक अच्छा बेहतरीन लीडर आज हमारा बीच नहीं है। हमें दूसरा जाफर शरीफ चाहिए, तब कहीं जाकर के वो बात सही हो पाती है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो दूसरे जाफर शरीफ की खोज करे। पाकिस्तान से 6 साल पहले हिंदुस्तान आए एक हिंदू खानदान की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। 19 अफराद पर मुश्तमिल इस खानदान के 6 अफराद को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है। यह खानदान जोधपुर जिला कलेक्टर ऑफिस और सियासतदानों के घरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। खानदान का कहना है कि जोधपुर महंगा शहर है, इसलिए वो अपने पुराने गांव में खेती बाड़ी करने चले गए थे, जिसके बाद CBI ने उन्हें अपने रडार पर ले लिया। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक बगैर तफ्तीश के किसी भी हिंदू महाजिर खानदान को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मामला ये है कि हम पाकिस्तान से आए थे, मेरे भाई छोटा है, वो पहले आज 6 साल हो गए, पापा वाले आए उसको 5 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे 19 सदस्य हैं हम। यहाँ पे जोधपुर में इतना महंगाई है कि हम यहाँ पे गुजारा नहीं कर सकते। तो हम जैसलमेर नाचना गांव में गए थे, वहाँ पे हमारे जो बालने के, हम पहले यहाँ के निवासी हैं, बालने के गाँव के। यहाँ से हम वहाँ चले गए, मजदूरी करते रहे। वहाँ से हम CID वालों ने यहाँ पे बुलाया, आज 2 दिन हुआ, 3 दिन बुला के बोला आप अपना पासपोर्ट दो, आपकी LT आ गई, आपके नागरिक देते हैं। ऐसा करके हमसे उन्होंने जो है ना पूरे झूठ बोल के पासपोर्ट ले लिए। पासपोर्ट लेके बाकी सबको छोड़ दिया, सिर्फ मेरे भाई को, पापा को और 3 भाई और हैं उनको भेजे और एक सिस्टर, 6 सदस्य को भेज रहे हैं। हम पूरा 19 सदस्य हैं, उसमें 6 सदस्य पूरे कमाने वाले चले जाएंगे। मेन मुखिया पापा को भेज रहे हैं।